सीनियर एंकर पर्सन तजज़ियाकार हामिद मीर साहब से हम इस बारे में बात करेंगे। हामिद मीर साहब, लार्जर बेंच बना दिया गया है और हुकूमत, बार काउंसिल्स और अटॉर्नी जनरल अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुके हैं। क्या इलेक्शन कमीशन की हुकूमत की तैयारी है सुप्रीम कोर्ट में इस समात से मुताल्लिक, आपको लगता है? देखें, ये जो 9 रुकनी लार्जर, तो इसको आप इसकी तश्कील को एक ब्रेकिंग न्यूज़ कह रहे हैं, तो इस ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर भी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ छुपी हुई है। और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इतना बड़ा बेंच है, इतना अहम मामला है, तो इसमें ना तो जस्टिस काजी फायज ईसा को शामिल किया गया है, ना जस्टिस सरदार तारक को शामिल किया गया है। तो एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है, और ये सवाल नहीं है बल्कि ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इतने अहम मामले पे काजी फायज ईसा साहब को और सरदार तारक साहब को बेंच में क्यों नहीं शामिल किया गया। तो अब ये एक ऐसा सवाल है जिसको कि हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि उनके दोनों मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के इस बेंच में शामिल ना होने से ये तासुर मिलता है कि ये एक बहुत ही पॉलिटिसाइज्ड और बहुत ही पोलराइज्ड किस्म का बेंच है। क्योंकि कुछ अरसा कबल जब कुछ जजेस को लाना था हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा था, तो उस इजलास में जो अंदरूनी मामला थे उस पे जजेस की ग्रुपिंग सामने आई थी। तो चीफ जस्टिस साहब को ही चाहिए था कि वो बेंच ऐसा बनाते कि जिससे ये तासुर दूर हो कि सुप्रीम कोर्ट में ग्रुपिंग नहीं है। लेकिन उन्होंने जो बेंच बनाया है तो उससे इस तासुर को मजीद तकवीत मिली है कि ग्रुपिंग जो है वो बड़ी वाज़ेह है। और दो अहम जज साहिबान जो हैं, जो कि रूल ऑफ लॉ के हवाले से जिनका स्टांस जो है वो बहुत वाज़ेह है, उनको इस बेंच में शामिल नहीं किया गया। मैं ये नहीं, इस बात पे नहीं कमेंट करूंगा कि इसमें किसको शामिल किया गया है, उसको क्यों नहीं शामिल होना चाहिए, उस पर मुनीब साहब ने बात कर लिया है। लेकिन अगर आप जस्टिस काजी फायज ईसा को और सरदार तारक को इस बेंच में शामिल नहीं करते तो ये बेंच की तश्कील से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जस्टिस काजी फायज ईसा और सरदार तारक को इस बेंच में शामिल नहीं किया गया। और इसके बाद अब लोग जो हैं वो इस बेंच पे एतमाद करते हैं नहीं करते, ये लोग देखें। हामिद मीर साहब, जिस तासुर का जिक्र करें मुनीब, उस तासुर को अगर हम जहन में रखें तो आगे चलकर क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं? देखिए, जिस बात की निशानदेही हामिद मीर साहब ने की है वो बड़ी तल्ख हकीकत है। और शायद हम बहुत सी बातों को नहीं कहते कि इदारों की तकरीम और उनकी इज्जत अपनी जगह, लेकिन क्योंकि हामिद मीर साहब ने ये एक बड़ा बुनियादी नुक्ता उठा दिया है तो ये बात फैक्ट है कि आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, उसके बारे में ये आज से नहीं बहुत अरसे से तासुर है, वहाँ पर बदकिस्मती से मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के दरमियान ग्रुपिंग है, एक डिवीजन है और वो बहुत डिस्टिंक्ट है, बहुत वाज़ेह है। और इसमें कुछ ऐसे जज साहिबान हैं जिनको शायद ये भी कहा जाता है कि उनको बहुत से आम केसेस नहीं सौंपे जाते। कुछ ऐसे मखसूस बेंच हैं जो कि तश्कील किए जाते हैं, जो कि बदकिस्मती से उनका नाम लिया जाता है कि वो हम ख्याल बेंच हैं। और वो एक ज़माने में ये एक्सरसाइज होती थी जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त में कि एक ख़ास बेंच था जो ख़ास तरह के मामला देखता था। अब हमने माजी करीब में भी देखा कि मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान कुछ ऐसे थे जिनके बारे में कहा जाता था कि हम ख्याल जज साहिबान हैं। लेकिन अगर आप इतने बड़े मामले को देख रहे हैं और परख रहे हैं, उसकी आईनी हैसियत को परखेंगे, तो क्या ही अच्छा हो कि जो बात मीर साहब ने रेज की है कि आप उन मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को भी इसके अंदर शामिल करें। लेकिन बदकिस्मत बात यह है कि आज ये बात मैं बहैसियत एक आम पाकिस्तानी नहीं कह रहा, मुल्क की तमाम बार काउंसिल्स, मुल्क पाकिस्तान बार काउंसिल जो कि एपेक्स बॉडी है वकला की, वो ये कहती है कि हमने इतनी बड़ी और इतनी डिस्टिंक्ट डिवीजन पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के अंदर नहीं देखी। ये विद एवरी पासिंग डे बहुत वाज़ेह हो रही है और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि शायद इस बात को एड्रेस किया जाए। लेकिन ऐसे आम मामले पर अच्छा होता अगर वो जज साहिबान भी शामिल होते। लेकिन मैंने जो बात पहले भी की, मैं अब भी कहूंगा कि एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है, वो ऑडियो लीक्स वो दुरुस्त है गलत है वो या उनकी एफिकेसी हमें नहीं पता, लेकिन
ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को ऑलरेडी बार काउंसिल दरखास्त कर चुकी हैं कि इस बारे में वो खुद एक्शन लें या इस बारे में वो खुद अपनी राय बताएं। उनकी तरफ से अभी तक कोई हुक्म सादर नहीं हुआ, बल्कि ये बेंच तश्कील हो गया है। तो ये भी देखिए कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने जवाब भी दे दिया है सबको कि वो मौजूद जज साहब अभी भी बेंच का हिस्सा है और एक आम मामले की सुनवाई के अंदर वो भी शामिल है। हामिद मीर साहब, जैसे मुनीब ने भी इसका जिक्र किया, आपने भी ये बात की कि 2 जजेस शामिल नहीं हैं और फिर पाकिस्तान बार काउंसिल तो इस्तीफे तक का मुतालबा कर चुकी है उन जज साहब से जिनकी ऑडियो से मुतालिक बात हो रही है, तो वो भी इस बेंच में शामिल हैं। हामिद मीर साहब जी देखें, ये अब चीफ जस्टिस साहब को खुद सोचना चाहिए था कि एक जज साहब जिनके बारे में पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उसने डेडलाइन दे दी है कि 7 दिन के अंदर अंदर अगर उन्होंने इस्तीफा ना दिया तो हम उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे, तो उनको उन्होंने बेंच में शामिल कर लिया है। और अगर 7 दिन के अंदर ये जो केस जिसकी कल से समाअत शुरू होनी है इसका फैसला नहीं होता और ये मामला चलता रहता है और जो वकला हजरात हैं उनकी तंजीमें कोई इंतहाई सख्त किस्म का लायामल इख्तियार कर लेते हैं, तो उसके असरात जो हैं वो इस पूरे बेंच की जो हेयरिंग होगी उस पर भी मुरतब होंगे। तो अब इसमें देखें, सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो आपने एक ऐसे जज साहब को शामिल कर लिया जिनसे इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है और दूसरी तरफ आपने एक ऐसे जज साहब को इस बेंच में शामिल नहीं किया जिन्होंने अभी 2 साल पहले आप ही के सामने खड़े होकर ये कहा था कि उनका टेलीफोन टेप किया जा रहा है और उनके अहले खाना का टेलीफोन भी टेप किया जा रहा है, जो कि आइन के आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है। ये जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और उनके वकील थे मुनीर मलिक साहब, उन्होंने ये उमर ताब बंदयाल साहब की सरबराही में जो 10 रुकनी बेंच हेयरिंग कर रहा था उनके केस की, उनको ये कहा था। तो जो जज 2 साल पहले ये दुहाई दे रहा था कि उसका टेलीफोन टेप हो रहा है, उसको तो आपने बेंच में शामिल नहीं किया और जिसका टेलीफोन टेप हो गया और वो उस पर बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं उनको आपने शामिल कर लिया है। तो इससे जो इस पूरे केस की डायनामिक है वो चेंज हो गई है। अब लोग ये नहीं इंतजार करेंगे कि ये बेंच फैसला क्या देता है, अब बहस इसी पे होगी कि यार ये जज जो हैं ये इनमें इतनी ग्रुपिंग क्यों है और उसको शामिल कर लिया है, इसको क्यों नहीं शामिल किया। तो यह बहस इस तरफ जाएगी और इसका सुप्रीम कोर्ट की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर असर पड़ेगा। तो हामिद मीर साहब, एक तो अदालतों से बाहर हम देखें तो सियासी पार्टीज के दरमियान भी बहुत ज़्यादा तनाव की सूरत हाल है और फिर इस बेंच की तश्कील के बाद जिस तासुर की निशानदेही आपने की है तो फिर मामला तो सुलझते हुए नजर ही नहीं आ रहे। हमें यही उम्मीद करनी चाहिए कि मामला सुलझेंगे और अब हम जाहिर बात अब बेंच तो बना दिया है और इसको हेयरिंग भी करनी है, लेकिन हमारा ये काम है सवाल उठाना और हमने जो हमारा जो एक सहाफ़ती फरीजा है उसको सामने रखते हुए ये 2 सवाल उठा दिए हैं कि आपने काजी फायज ईसा साहब को और सरदार तारिक साहब को बेंच में शामिल क्यों नहीं किया और जिन जज साहब को 7 दिन की मोहलत दी गई है पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से कि आप इस्तीफा दें वरना हम आपके खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे, तो उनको शामिल करके आपने इस बेंच की क्रेडिबिलिटी में इजाफा किया है या कमी किया है, ये तो आप चीफ जस्टिस साहब बता सकते हैं। लेकिन ये 2 सवाल बड़े अहम हैं और ये 2 सवाल जो हैं इनका जवाब अब रजिस्ट्रार साहब देंगे या चीफ जस्टिस साहब कल की हेयरिंग में खुद देंगे। अब ये इंतजार कर लेते हैं कल क्या होगा। तो अहमद मीर साहब, हुकूमत की हिकमत अमली का अंदाजा है आपको? शहबाज शरीफ ने कहा कि वो सदर को काबीना की तरफ से खत लिखेंगे, राना सनाउल्लाह ने कहा सदर आरिफ अलवी के इकदाम के बाद के उनके खिलाफ मुआखज़े की तहरीक आ सकती है, तो हुकूमत की हिकमत अमली का अंदाजा है आपको इस वक्त और साथ इस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट का ये कदम भी सामने आ गया? देखिए, मैं हुकूमत की हिकमत अमली पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। हुकूमत की हिकमत अमली तो ये है कि वो इलेक्शन से भाग रही है और इस तरह भाग रही है जिस तरह के चूहा बिल्ली को देख के भागता है और तहरीक इंसाफ जो है वो आइन की खिलाफवर्जी पे खिलाफवर्जी किए जा रही है और सदर आरिफ अलवी साहब ने जो खत लिखा है वो भी आइनी खिलाफवर्जी के जुमरे में आता है। तो मसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हो या इमरान खान साहब की सरबराही में तहरीक इंसाफ की क़यादत हो या सदर आरिफ अलवी साहब हो, ये सब जो है ये आइन को अपने जूते की नोक पे लिखते हैं, इनको आइन को कोई ख्याल नहीं है और इसीलिए सूरत हाल पैदा हुई है कि सुप्रीम कोर्ट को आज को नोटिस लेना पड़ा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो अगर एक ऐसा बेंच बना देगी जिसमें वो 2 ऐसे जज साहबान को शामिल नहीं करेगी कि जिनका आइन और कानून के हवाले से एक मौक़िफ़ है,
तो ठीक है, अगर आपने एजाजुल एहसन साहब को और मुजाहिर अली नकवी साहब को शामिल कर दिया है और वो उनके बगैर आपके ख्याल में बेंच मुकम्मल नहीं हो सकता, तो फिर उन दो को भी शामिल कर देते। तो ये बहुत एक बदकिस्मती की बात है कि एक तरफ जो हुकूमत है वो भी आइन की खिलाफवर्जी करती हुई नजर आ रही है और इमरान खान साहब भी वही काम कर रहे हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बेंच बनाया गया है उस पर भी सवालात खड़े हो गए। अच्छा मुनीब, ये बताइएगा, जो सदर मुमलिकत की जानिब से इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया गया था, उसको काफ़ी तनकीद का भी निशाना बनाया गया कि सदर ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। अब ये जो बेंच तश्कील दिया गया है, आपको लगता है कि यहाँ पर यह मामला ज़ेर गौर आएगा या आना चाहिए कि सदर के इख्तियारात क्या हैं? सदर साहब को, सदर मुमलिकत को कोई इख्तियार नहीं है कि वो इस तरह वन फाइन डे इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 57(1) का सहारा लेकर वो इलेक्शन अनाउंस कर दें दो सूबों के अंदर। जो आइन है वो एक सुपीरियर डॉक्यूमेंट है, और जो एक्ट है 2017 का वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, उसकी लैंग्वेज भी बड़ी क्लियर है। इख्तिसार से मैं अर्ज कर दूं कि जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतखाबात होने हैं, वहां पर दो ही बॉडीज हैं, एक गवर्नर का ऑफिस है और एक इलेक्शन कमीशन का, जिन्होंने गवर्नर ने डेट देनी है। गवर्नर पंजाब का जो इस्तेदलाल है मैं उससे एग्री नहीं करता। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि मुझे बड़ा फ्लिमजी आर्गुमेंट लगता है, लेकिन ये सेटल किसी कोर्ट पर होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, उसके खिलाफ 2 फ्रीकैंड शायद इंट्रा कोर्ट अपील में जा चुके हैं, लेकिन जो सदर साहब ने किया है वो सरीहन आईनी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि उनके पास इख्तियार नहीं है कि वो ऐसे अज खुद पहले मशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन को बुलाते रहें और फिर कहें कि जी आप आ जाइए और फौरी तौर पर। मुनीर फारूक से बात हो रही है, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। अहमद मीर साहब की भी बात आपने सुनी। इस वक्त